आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है कुसुम खेमानी जी द्वारा लिखित कहानी न्याय चक्र। जरा देखिए तो वो हंसा है ना। उच्चरित होते न होते, ए हंसा, ए पवन बाबू, जरा ठहरो भी। यूं कांख में पोटला दबाए आधी रात ने कटे चाले, अर्थात कहाँ चले। मध्य रात्रि के सन्नाटे में दूध घी खाई हुई हरियाणवी सावित्री देवी की यह दक्काल जब बेलिया घाटा के बंगाली मोहल्ले में गूंजी तो उन रोते बिलखते पति पत्नी ने अपनी चाल में तेजी ला दी और वहां से जल्दी जल्दी पार होने लगे। पर वे ठहरी मंगत राय किरोड़ी मल की बेटी, जिन्हें यदि क्रोध आ जाए तो उनकी धावक गति को अच्छे खासे दौड़ाक तक न पछाड़ पाए। फिर ये बेचारे तो अपने आत्मजों के प्रहारों से अधमरे मन मरे, आत्म मरे अर्थात मरने के सारे प्रकारों से मरे पड़े थे। अब भला उनकी क्या बिसात थी जो लंबी चोटी लहराती ममता की धनी उस सावा बेबे से सकते। सावित्री देवी ने जैसे ही हंसाबाई के पल्ले को झटका देकर खींचा, हंसाबाई पलटकर टूटे बांध वाली नदी से उनसे लिपटकर जार जार रोने लगी। हालांकि उनके पति भी अनवरत रोए जा रहे थे, पर उन्हें इस तरह फूट फूट कर बिलखते देख वे उनके सिर पर हाथ फेरते हुए उन्हें सांत्वना देने की चेष्टा में लग गए। माँ के एकदम विपरीत मेरे पिताजी, जो कभी भी किसी भी दुई चुई अर्थात अड़ंगे में नहीं पड़ते थे, ऊपर वाले बरामदे से इस दृश्य के साक्षी चेता बने हुए थे और टेलीफोन के काले चोंगे से मुझे इस घटना का सूक्ष्माति सूक्ष्म आंखों देखा हाल सुना रहे थे। उनका यह निरासक्त रवैया उनकी आत्म केंद्रिकता के साथ ही माँ की पर दुख कातरता वाली उन रोजमर्रा की आदतों के प्रति उनकी संचित खींच का परिचायक भी था। साथ ही मुझे लगातार खबर देने के पीछे उनका यह अभिप्राय भी छिपा हुआ था कि और करो 24 घंटे अपनी माँ की बड़ाई, खुद ही देख लो कैसे बात बेबात झंझटों को बुलावा देती रहती है। अब तुम ही भुगतो अपनी महतारी की दरिया दिली को। दरअसल बाबूजी की दुनिया बहुत ही छोटी थी, जिसमें मात्र उनका घर परिवार और एक आध मित्र भर थे, जबकि माँ की दुनिया, इसका विस्तार तो शायद पृथ्वी के बाहर तक फैला हुआ था, जिसमें गली मोहल्ला क्या पूरे शहर के शहर समाये हुए थे। ऊपर से इंतहा यह कि उसमें केवल आदमी ही नहीं, वहाँ के पेड़ पौधे, गाय भैंस, कुत्ते, चिड़िया, कबूतर, चींटियाँ, बिजली का फ्यूज्ड खंभा, पानी का टपकता नल आदि का भी बराबर का हिस्सा था। कहना बेकार है कि माँ के रायगढ़ी मामा की बेटी हंसा देवी मैं अपने पति के माँ के कमरे में आ बिराजी और माता जी अपना बोरिया बिस्तर लेकर फ्लैट के सबसे छोटे वाले कमरे में जा बसी। हमेशा की तरह ऐसी घटनाओं के बाद सुबह होते न होते मेरा माँ के यहाँ पहुँचना एक ऐसा अनकहा फरमान था जिसे मानना मैं अपनी नियति नहीं खुशनसीबी समझती थी। माँ की चहेती बेटी होने के अलावा मेरे मन में माँ के ऐसे कामों के प्रति भक्ति के स्तर तक पहुँचा हुआ आदर भाव था। मुझे लगता है हम दोनों के बीच माँ बेटी होने के अलावा भी संवेदनाओं से भीगा एक ऐसा तार जुड़ा हुआ था जो अधिकांश बातें बिना कहे ही एक दूसरे तक पहुंचा देता था। हो सकता है माँ ने मेरे अजाने ही कभी अपने इन सनकी कारनामों के कीड़े से मुझे भी कटवा दिया था, क्योंकि मैं भी अपने परिवेश की रचावट बुनावट के विरुद्ध माँ की इन करतूतों में जितना संभव हो पाता साझेदारी करने का प्रयास करती थी। मेरे घर में घुसते ही माँ की आवाज़ आई, उमा आ गई यहाँ। बाबूजी ने भी कहा, अरे ज़रा ठयावस अर्थात धैर्य रख, इसने अर्थात इसे सांस लेकर कुछ पानी वाणी तो पी लेने दे। पर तब तक तो माताजी ने वहां आकर मेरा बायां हाथ पकड़ा और मुझे खींचती हुई बीच कमरे में बैठे हुए उन टूटे फूटे दंपत्ति के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। उन दोनों के चेहरे पर ऐसी मुर्दनी छाई हुई थी मानो घर में किसी जवान की मौत हो गई हो। मुर्दनी क्या, वे तो खुद ही मुर्दे से दिख रहे थे। माँ का वह कमरा जो सर्वदा उनकी रचनात्मक ऊर्जा से स्पंदित होता रहता था, आज मरा हुआ सा मुख क्रंदन के अनहद नाद से भरा था। मैं धीमे से पीछे की ओर सरकती हुई वहां पड़ी एक काठ की कुर्सी पर बैठी ही थी कि माताजी ने मुझे झिझोड़कर कहा, उमा ध्यान से सुन, तेरे दुनिया भर के संपर्क और दोस्तियां किस दिन काम आएंगी?
अभी अपने भाई ले अर्थात मित्र पुलिस कमिश्नर को फ़ोन कर और इसके बेटे बहू को हथकड़ी लगवा। क्या कि वे दोनों एक नंबर के कमीने, बदजात और घटिया इंसान हैं। अरे पत्थर सी बैठी सोच क्या रही है, कर फोन। माँ के मुंह से निकली इन गालियों से उनके दुख भरे क्षोभ का परिचय मिल रहा था। माँ जो कि अपनी ममता, उदारता और मिठास के चलते जगत ख्यात माँ थी, आज अपना ही विपर्य बनी हुई अपने गौर वर्ण को तांबई किए दे रही थी। उनकी लक्ष्मी पार्वती सी शांति कांति धीरे धीरे दुर्गा की शक्ति रूप धारण कर रही थी। अपने प्रणाम के प्रत्युत्तर में जब मैंने उन लोगों का फटा हुआ कंठस्वर सुना, तभी मेरी समझ में आ गया कि माँ ने सारी रात इनकी दर्द भरी कहानियां सुनने में बिताई है। इसीलिए मुंह से कभी अपशब्द न निकालने वाली सावित्री देवी आज माँ काली बनी हुई हैं। मैं कुर्सी से उतरकर माँ के घुटने के पास जा बैठी और उसे सहलाते हुए प्रश्न भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगी। माँ बिना किसी भूमिका के कहने लगी, उमा, हंसा के जो बेटे बहू इन्हें माँ जी, पिताजी, अम्मा जी, बाबू जी कहते ना गाते थे। बैंक लॉकर खुलवा कर रुपए निकालने के बाद वे ही इनके तन मन को अपने 32 दांतों से बट के अर्थात काटने भरने लगे थे। उन्होंने बुढ़ापे की दुहाई देकर हंसा का रसोई घर में घुसना वर्जित कर दिया, पर इसके पीछे छिपी इनकी मंशा से इनका यह अश्रु हुआ कि सुबह सकारे चाय पीकर घूमने जाने वाले दंपति यदि दोपहर को 12 बजे की चाय मांगते तो स्टील के गिलास में चुल्लू भर ठंडी चाय इनके सामने इस तरह व्यंग के साथ पटक दी जाती कि लीजिए, टूस लीजिए अपने बड़े पेट में, बच्चे खाए न खाए, स्कूल जाए न जाए, पर आप लोगों को तो हर वक्त हाय चाय, हाय चाय, हाय नाश्ता, हाय खाना। यह बात इतर है कि वे दोनों बेचारे तो महीनों से नाश्ता शब्द ही भूल गए थे और अपनी किसी भी घिघियाती पुकार के पहले वे यह संपुट लगाना नहीं भूलते थे कि भींदड़ी अर्थात बहू, बच्चे स्कूल और संजय काम पर चला गया हो तो जरा सी चाय दे दो। कोई वे किसी निरीह भिखारी जैसे हों जिनके श्वास प्रश्वास की आवाजाही भी उन लोगों की कृपा पर निर्भर करती हो। मैं ठहरी अत्यधिक तार्किक, इसलिए झट से पूछ बैठी, इन्होंने अपना बैंक लॉकर उन दुष्टों को दिया ही क्यों? यह सुनते ही माँ ने मुझे ऐसी नजरों से घूरा जिसमें साफ लिखा था, ओफ माँ तू कितनी बेवकूफ़ है। पर बाहर से उन्होंने केवल यही कहा, बेटा माओ की मजबूरियों से तुम्हारा परिचय नहीं है और न ही शैतान संतानों की नीच नालायकियों से, इसलिए जब तुमने यह महत्व प्रश्न उठा ही दिया है तो फिर पूरी गाथा सुनो। एक दिन यह बहाना बनाकर कि उन लोगों को किसी रिश्तेदार के यहाँ विवाह में जाना है, वे दोनों हंसा को बहला फुसला कर बैंक ले गए और उसका लॉकर खुलवा कर उसमें अंगुलियां फेर फेर कर ऐसी झाड़ू लगाई कि कोई राई, रत्ती, सोना और नकदी किनारों में भी न रह जाए। हंसा फटी आंखों से उनकी यह बदतमीजी देखती रही, फिर खुद को यह दिलासा देकर कि अपने बच्चे ही तो हैं, विवाह के बाद खुद ही सारा सामान लौटा देंगे, वह निश्चिंत हो गई। लेकिन भोली हंसा चिड़िया चुगी खेत सी स्वयं को महाबेवकूफ़ की उपाधि से विभूषित कर उस अवसर का इंतजार करती ही रह गई और उसकी सयानी बहू ने यह कहकर कि यह धन तो संतानाधिकार के अंतर्गत आता है, उस सारी संपत्ति को अपनी फाइल में घोषित करवा लिया। संतान की मोह की मारी हंसा ने कब और कहाँ हस्ताक्षर किए उसे इसकी कोई ज्ञान गिनती नहीं थी। अब भला वे बदमाश संतान अधिकार से प्राप्त गहने क्यों लौटाते? खैर, गहने चले जाने की समाई अर्थात सब्र करने के बाद जब हंसा ने अपने बेटे से पूछा कि भाई, हमारे जीवन भर की जमा की जो पूंजी तुमने एक दिन में लौटाने को कहकर ली थी, वो कब तक दे दोगे? सुनते ही बेटे ने दाएं हाथ से थप्पड़ खींचा और चेहरे पर सारी दुनिया की घृणा समेटकर होठों को टेढ़े मेढ़े सिकोड़ता हुआ बोला, कैसी डायन माँ हो तुम, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? हाय रुपया करते हुए यहाँ मैं व्यापार के घाटे की चिंता में मरा जा रहा हूँ, रात दिन खट खट कर का अपने हाड़ गला रहा हूँ और तुम्हें अपने रुपयों की पड़ी है। अच्छा हो कि यह बात दोबारा मुंह पर लाने से पहले तुम डूब मरो, तुम्हारी जैसी माँ तो किसी की हुई ही नहीं अच्छी। हंसा पथराई सी बेटे की विष भरी कटुक्तियां झेलती रही, फिर एक कोने में जाकर जोरों से फूट कर रोई कि बगल का पड़ोसी घबरा कर आया और उनके फ्लैट की घंटी बजाने लगा। पर जो खुद इतने खतरनाक हो, उन्हें किसी और खतरे की क्या परवाह?
बेटे ने आंखें दिखाते हुए दोनों हाथों से माँ का मुंह दबोच लिया और बहू ने जोरों से टीवी पर रोने का सीरियल लगाकर दरवाजे पर खड़े पड़ोसी महोदय से मीठी मीठी बातें बनाकर उन्हें हंसते हंसते विदा कर दिया। मैं आंखें फाड़े उन दोनों को देखती हुई सोचती जा रही थी कि पढ़ा सुना तो बहुत था कि माँ बाप की ममता अंधी होती है, पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन ये दोनों अपने कृतित्व से इस बात पर मुहर लगा रहे थे कि मैं इस बात को 16.25 आने सही मान लूं। मेरे स्वभाव की सिफत ठहरी चपल चंचल। मुझ में उनका रोंदला इतिहास सुनने का धैर्य कहाँ था, इसलिए माँ को बीच में टोक कर मैं बोल पड़ी, ये सब तो बीते कल की बातें हैं, पर आज ऐसा क्या घट गया था जो ये लोग आधी रात को यूं कंगालियों की तरह मुंह छिपाए भाग रहे थे। इनके पास न तो कोई रुपया पैसा था, न ही कोई सामान, तो क्या ये लोग आत्महत्या करने जा रहे थे। मेरे बड़बोलेपन पर मुझे माँ की करारी डांट पड़ने वाली थी कि हंसाबाई ने अपनी उबड़ खाबड़ सांसों से यह जवाब दिया, उमा, एक बार मन में तो यही बात आई थी, फिर यह सोचकर कि हम तो आराम से चले जाएंगे, पर गांव दुनिया इन पर थू थू करेगी। ऊपर से संजय की बदनामी होने से अनंत के विवाह में भी बाधा आएगी। हमने यह विचार त्याग कर सोचा कि रो गिड़गिड़ा कर किसी तरह बिना टिकट रायगढ़ की रेल में बैठ जाएंगे। इसीलिए हम सियालदह स्टेशन की ओर जा रहे थे। मैं हैरान थी कि जिन लोगों ने इन पर बेतहाशा जुल्म ढाने के बाद इन्हें मार कूट कर दर दर की ठोकरी खाने के लिए घर से निकाल दिया, उन्हीं के यश अपयश के लिए ये लोग आज भी मरे जा रहे हैं। मुझे लगा मैंने ही गलत सुन लिया है, इसीलिए मैंने दोहराया, बदनामी? इस पर हंसाबाई का जवाब था, हाँ उमा, तू ही बोल, संजय की बदनामी तो होती ही ना। यह सारी चर्चा सुनते समय माँ क्रोध से लाल भभूका हो रही थी, जिसका एक कारण यह भी था कि हंसा जीजी की बहुरानी माँ की बचपन की सहेली गोबली गाय अर्थात अति भली विद्या की बेटी थी और वे ही इस विवाह की घटक थीं। माँ ने एक अपराधी की तरह गर्दन झुकाकर कहा, मैंने उस चंडिका को विद्या का हवाला देकर कई बार समझाने की कोशिश भी की, पर राम जाने यह देवी माता किस धातु की बनी हुई हैं। उस पर किसी बात का कोई असर ही नहीं होता था और वह हर वक्त अपने पूरे जोम में इस जालसाजियों से भरी कारगुजारियां करने में ही मशगूल रहती थी। जब इन दोनों ने हंसा ने मुझे कोई खबर नहीं दी तो मैंने सोचा हो सकता है देवी मंड अर्थात यथा स्थान में आ गई होंगी और अब हंसा आराम से होगी। अभी माँ का वाक्य अधूरा ही था कि हंसा जीजी ने पहले तो अपने माथे पर 2 हत्थड़ मारा, फिर अपने सिर को जोरों से भड़ाभड़ जमीन पर पटकने लगी। उनकी सभी मुद्राएं किसी पागल खाने से छूटे व्यक्ति सरीखी थीं, इसलिए हम दोनों ने उनके दोनों हाथ और सिर पकड़ लिए। माँ ने डपट कर कहा, हंसा क्या होया जो पागला की तरियां करे से, अर्थात हंसा क्या हुआ जो पागलों की तरह कर रही हो। इस लंबी चौड़ी कहानी की जान यह है कि बेटे बहू ने पहले तो हंसा का सारा स्त्री धन बैंक के लॉकर से निकाल कर हड़प लिया, फिर कल दोपहर जब हंसा के पति काम से बाहर गए हुए थे तो बेटे ने माँ को पटाकर उससे फ्लैट के कागजातों पर दस्तखत करवा लिए। यह क्या है पूछने पर सुपुत्र जी ने अपनी जुबान में मिश्री घोलकर माता जी से कहा, माँ तुम्हारी कई दिनों से इच्छा थी ना कि तुम कोई बड़ा दान करो, तो इन दिनों मेरे बहुत ही अच्छी कमाई हुई है, इसलिए मैं इन स्टैम्प पेपर पर से लिखकर तुम्हें अर्पित कर रहा हूँ। बेटे बहू पर आशीषों का खजाना लुटाकर हंसा जीजी उस रात आनंद की नींद सोई ही थी कि बहू ने आधी रात को झटक कर सास की चादर खींचते हुए कहा, अब उठिए भी, बहुत सो लिए, हमारी आधी जवानी तो आपकी कष्टप्रद काम करते हुए खत्म हो ही चुकी है। क्या बाकी बची हुई जिंदगी में भी आप लोग यूं ही हमारी छाती पर बैठे मूंग दलते रहेंगे? यदि आप लोगों में जरा भी हया बची हो तो इसी घड़ी अपना काला मुंह लेकर चुपचाप यहाँ से दफा हो जाइए, वरना दोपहर में पड़ोसी 10 तरह के प्रश्न पूछेंगे। वे दोनों स्तब्ध और हतप्रभ फटी आंखों से उस बहू को संज्ञा शून्य देखे जा रहे थे कि अगला वाक्य गूंजा, आप लोग मनो खाना तो मिनटों में भकोस लेते हैं और अब आपसे हिला नहीं जा रहा है। अरे यूँ आंखें फाड़े क्या देख रहे हैं, झट से उठिए और निकलिए यहाँ से, अब तो बख्शिए हमें। कहते हुए उसने हंसा जीजी को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह पलंग से नीचे जा पड़ी और किसी तरह बोली, इतनी रात को रास्ते में कुछ हो हवा गया तो? अरे क्या होने को पड़ा है आप लोगों को,
लुटेरे क्या अंधे होते हैं जो आप लोगों पर हमला करेंगे? और माँ जी, यदि आपको कुछ हो भी जाए तो भगवान को धन्यवाद दीजिएगा कि मुक्त हुए। हे भगवान, ये औरत है या जल्लाद? सोचकर मरती पड़ती सी हंसा जीजी उठी और पथराए पति को हल्के हाथ से उठाकर बोली, आओ चलना। जीना उतरते उन्होंने बीच सीढ़ी पर बैठ कुछ देर अपनी ऊपर नीचे होती सांस को संभाला और यह जचाने लगे कि कहाँ जाएं। तभी ऊपर खड़ी बहू ने ससुर को ऐसी ऐसी गंदी गालियां देनी शुरू की कि हंसा के पतिदेव अपने कानों पर हाथ धरकर लुढ़कते हुए से नीचे आ गए। और हाय रे माँ का कलेजा, मरे बराबर अपमान होने के बाद भी यह सोचकर कि सुबह जब लोग उन्हें घर के अहाते में पोटली लिए बैठे देखेंगे तो उनके बेटे बहू की क्या इज्जत रह जाएगी। अंधेरी रात में ही वहां से उठकर आड़े तिरछे कदमों से रोते बिलखते अपने गंतव्य स्टेशन की ओर जाने लगे और तभी उन्हें सामा बेबे की कड़कती आवाज़ सुनाई पड़ी। कथा पर अर्ध विराम लगते ही माँ ने तड़प कर कहा, हंसा, तुझे ज़रा तो सोचना चाहिए था कि आखिर तू किस खानदान की है। तेरे बाबा जी तो साक्षात मृत्युंजय थे और उनके गोद आया हुआ तेरा बाप भी कुछ कम नहीं था। किसी और दिन तुम लोगों को उसके किस्से सुनाऊंगी। फिलहाल तो शर्म की बात है कि उस बहादुर खानदान की बेटी होते हुए भी तुमने इस तरह अपने हाड़ हिम्मत खो दिए। किरच किरच हुई हंसा जीजी को यूं बिखरते देख माँ का क्रोध सातवें आसमान पर जा पहुंचा। पर चूंकि वह बेचारी तो दुर्दिन मारी थी, इसलिए माँ ने उन्हें कुछ न कहकर मेरी ओर मुखातिब होकर हमेशा के लिए विपरीत खासे कड़वे स्वर में कहा, उमा, तुम यूँ छिटकी सी खड़ी कोई तमाशा देख रही हो क्या? हाँ है, करते हुए मैं कुछ कहती कि उनका आदेश सुनाई पड़ा। अभी फ़ोन करो अपने भायले पुलिस कमिश्नर को और उनसे कहो कि तुरंत इनके बेटे बहू का वारंट कटाकर इनके हथकड़ियाँ डालें। माँ, ये कोई मजाक है क्या? हर चीज़ का अपना एक तरीका होता है। माँ ने चश्मे के पीछे से झांकती अपनी बड़ी आंखों को और भी फाड़ कर कहा, तरीका? हद हो गई भाई। मरते आदमी को ऑक्सीजन देते वक्त तो बिना आगा पीछा और तरीका देके उसके मुंह से मुंह चिपका कर सांस दे दी जाती है, और इन मरे पिटे लोगों के लिए तुम भाषण और कानून बगाड़ रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लाओ, दो मुझे फ़ोन। इससे पहले मैं कुछ कहती, इससे पहले ही माँ के हाथ में मेरा मोबाइल था। हेलो सुकांत बाबू, हाँ हाँ, मैं सावित्री, उमा की माँ बोल रही हूँ। और पलक झपकते ही माँ ने उनके साथ बातचीत कर एक तदबीर निकाल ली। माँ की सत्संग मंडली में पास के थाने के 3 सिपाही भी शामिल थे। वे आला दर्जे की ईमानदार और धार्मिक थे। उनमें से एक उस वक्त थाने में मौजूद था। उसने तुरंत एफआईआर आदि दर्ज करके उसके आधार पर बड़े थाने से सर्च वारंट और पति पत्नी के नाम का गिरफ्तारी वारंट कटवा लिया। कमिश्नर साहब के हवाले से आनन फानन में ही वहां से 2 इंस्पेक्टर भी आ गए। सारी साज सज्जा तैयार होते ही माताजी बिना डंडे के झांसी की रानी बनी हुई उस बटालियन के साथ हंसा जीजी के घर जा धमकी और अपना 5 जन्य फूंक कर रंगरलियां मनाते बेटे बहुओं से बोली, वाह भाई वाह, यहाँ तो एकदम होली दिवाली सी रौनक हो रही है। क्या खास बात है जो इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं? हंसता खिलखिलाता हुआ जोड़ा झेंपता हुआ सा, अरे मौसी जी, अरे दीदी, आइए आइए। आगे कुछ कह पाता कि माँ के पीछे खड़ी कतार को देख सहम कर पीछे हट गया, पर अब हटकर कहीं जाने की गुंजाइश कहाँ थी। इतने में ही माँ की कड़कदार आवाज़ छज्जों चौबारों को पार करती पूरे मोहल्ले में गूंजी, हवलदार साहब, डाल दीजिए इन दोनों को हथकड़ी। बेहया बेशर्म कहीं के, जिस जबान से गाली निकालते हैं उसी से हमारा स्वागत कर रहे हैं। कहना नहीं होगा, शाम ढलने के पहले ही माँ ने वकील की उपस्थिति में वह फ्लैट छुड़वा लिया और हंसा का सारा धन एक नए लॉकर में रख उस पर एक सही अपनी भी करने के बाद उसकी चाबी भी अपने पास ही रख ली। फ्लैट के कागजात घरू अर्थात पारिवारिक वकील को सौंपते हुए माँ ने कहा, वकील जी, आज से आप भी हंसा के गार्जियन हैं। मैं रहूं न रहूं, आपको हवाला मेरे बाप का कि आप इस छोरी की सदा संभाल करेंगे। माँ ने हंसा जीजी का सारा जांचा जचा अर्थात सब कुछ ठीक करके उसके बेटे बहू से कहा, निकलो तुम दोनों यहाँ से, कहीं और ठौर ठिकाना करो। पर माँओं की कहनी और करनी क्या कभी एक होती है?
हंसा के बेटे बहू अपनी माँ और मेरी माँ के पैरों में पड़ पड़ा कर वापस आ गए और सुनने में यह भी पाया कि हंसा और उसके पति का अपने पोते से बेइंतहा मोह भी हो गया है। तो चाबियां कभी भी माँ के कब्जे में ही हैं। शायद इसीलिए भी वे शरीफजादे बने हुए माता पिता की सेवा में लगे हुए थे। हंसा माँ सारा कटु अतीत बिसरा कर बेटे बहू का गुणगान करने लगी थी, जिससे पास पड़ोस को भी उन दोनों की भलमनसाहत पर यकीन होने लगा था। और हंसा जीजी को लगने लगा था जैसे अब चारों ओर सतयुग ही सतयुग है। माँ के जाने के कुछ दिनों बाद तक तो मैंने हंसा जीजी की चाबी संभाल कर रखी, पर मुझ में माँ की सी उदारता कहाँ। इसलिए एक दिन मैंने बहुत प्यार से वह भार उसकी मालकिन को संभला दिया। चाबी वाले दिन हंसा जीजी के पोते के रंग ढंग देखकर मैं कुछ चकराई भी, पर जब हंसा जीजी ने उसे खुद से चिपकाते हुए यह कहा, उमा, यह कहावत एकदम सही है कि मूल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। अब देखना, इस छोरे में मेरा मोह इसके बाप से 1000 गुना ज्यादा है और यह भी मुझे अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता है, तो मुझे लग शक करती रहती हूँ। अब मुझे हंसा जीजी की खुशहाल जिंदगी से खुश हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि मेरे पास उनकी आपदा विपदा की छोटी मोटी खबरें आने लगी। माँ के जाने के बाद बृहत मातृ पक्ष वालों के साथ आई दूरी के कारण मुझे उनसे कटने का बहाना मिल गया था और जीवन की अफरा तफरी के साथ खुद के जंजालों से घिरे मेरे जीवन में हंसा जीजी का आता पता क्रमशः खो गया था। अचानक एक दिन जीजा जी अर्थात हंसा दीदी के पति के देहावसान की खबर आई। रिश्तेदारी में मरे जिए में जाना आवश्यक होने के कारण जब मैं वहां गई तो हंसा जीजी को देखकर दंग रह गई। उनके वैधव्य की व्याकुलता के पीछे भी उनकी दैनंदिन हीनता साफ नजर आ रही थी। मेरी प्रश्न भरी आकुल दृष्टि को जब हंसा जीजी ने देखकर भी अनदेखा कर दिया तो उनकी अंदरूनी खस्ता हालत मुझसे छिपी नहीं रही। हालांकि मैं उनके बहुत करीब नहीं थी, फिर भी पड़ोस में रहने के कारण बचपन में जीजी जीजी का रट्टा तो मैंने मारा ही था। इसलिए सही जानकारी के लिए मैंने उनकी पड़ोसन ताई जी का पल्ला पकड़ा। हंसा जीजी के बाबत उनकी बताई हुई कहानी कुछ यूं है। सावित्री बाई के जाने के बाद हंसा का बेटा एकदम निडर और ढीठ हो गया और उसने खूब चालाकी से अपने बेटे रूपी जाल में उन सीधे साधे पति पत्नी को फंसा लिया। प्रौढ़ावस्था में दोबारा बचपन का आनंद लेते हुए हंसा और पवन बाबू देखते ही देखते हर वक्त अनंत अनंत की माला जपने लगे। पर यह बछड़ा कब सांड बन गया, इससे गाफिल हंसा जीजी उसे नई ब्याई गाय की तरह रात दिन अपने वात्सल्य रस से भिगोती रहीं और बांध टूट कर बहा उनका मातृत्व प्रपात अनंत रूपी जीवात्मा को 12 महीनों के 24 घंटे आपाद मस्तक सिंचित करता रहा। एक तो ओछे माँ बाप की संकीर्ण मना परवरिश से पालित, ऊपर से दादी की स्नेहपगी धन की बौछार। ऐसे में किसी भी युवा के अशिष्ट और उदंड बन जाने की संभावना तो रहती ही है। ऊपर से अनंत के माँ बाप, अब भला करेले को नीम चढ़ने में क्या देर लगती। इन दिनों वो हर वक्त बात बेबात दादा दादी को सिरड़ी अर्थात किचकिचाया मूर्ख आदि कहकर झिड़कता रहता। आहिस्ता आहिस्ता यह स्थिति हो गई कि दादा दादी को देखते ही जैसे उसे बिजली का करंट छू जाता और वह अनाप शनाप बकना शुरू कर देता। उसके अपमानों से असमय बुढ़ाए दादा दादी अपने आंसू पोंछते हुए उसकी बदतमीजियों को बचपना कहकर टालते रहे। हमेशा की तरह परसों रात जब वह नशे में धुत होकर घर लौटा तो दादा के जरा सा टोकने पर उसने सूट निकालने का भारी हैंगर उनके सिर पर जोरों से दे मारा और वे बेचारे औचक चूक अर्थात हतप्रभ से उस अकल्पनीय प्रहार से घबराकर सिर के बल जमीन पर जा गिरे। नतीजतन उनके ब्रेन हैमरेज हो गया। चीनी की बीमारी होने के कारण उनकी हालत और भी ताब में नहीं आई और वे चल बसे। जब थाने से आए सावित्री बाई के धर्म भाई सिपाहियों ने हंसा से मृत्यु का कारण पूछा तो उस संकट के समय में हंसा ने उन्हें बिना अटके ही कह दिया। आधी रात को पेशाब घर में ठोकर लगना था, उसके बाद गए थे। हंसा जीजी को समय न दे पाने के अपने ढेरों बहानों पर ग्लानि होने के बावजूद भीतर ही भीतर मेरा दिद्दा अर्थात मन हंसा जीजी की जिम्मेदारी लेने का नहीं था। वैसे इसमें हंसा जीजी की भागीदारी भी कुछ कम नहीं थी। मैंने जब कभी हालचाल पूछकर उनके जीवन में घुसने की चेष्टा की
तो अपने चेहरे पर छाई अवसाद की परत को पीछे सरका कर वे मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर कह देती, एकदम ठीक हूँ, मैं चिंता मत कर। मेरा यह प्रस्ताव कि रामदरश मामा अर्थात हवलदार रोज आकर उनका हालचाल पूछ लिया करेंगे, उन्होंने इस तरह खारिज कर दिया मानो उनके सामने मैंने किसी बम आरोपण की बात कह दी हो। एक दिन मेरी गहरी उद्विग्नता देखकर उन्होंने कहा, उमा तुम ज़्यादा माथा मत लगाओ और मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो। क्या सामा बेवे चाह कर भी मेरे बुरे समय की घड़ी को उल्टा घुमा पाई? मेरे भाग्य के आगे जब उन जैसे ऋषि व्यक्तित्व का ही वश नहीं चला तो तुम और मैं तो है ही क्या। उनकी दिलासों से भरी हुई मैं रास्ते भर सोचती रही कि माँ के अनुसार हंसा जीजी जैसा साधु स्वभाव सदियों में किसी एकाध प्राणी का ही होता है। साथ ही उसमें वे यह नुक्ता भी जोड़ दिया करती थी कि पता नहीं ये ऊपर वाला भी अपने खास बंदों को ही ज़्यादा तकलीफ क्यों देता है, पर उनके जैसी धर्मपरायण महिला भगवान को कैसे दोषी मानती, इसलिए वे यह कहकर भगवान को माफ़ी दे देती। हो सकता है यह इसी बहाने हमारे पूर्व जन्म के पाप कटवाता हो। इस प्रकार प्रकट की गई अपनी उक्तियों का समापन वे हमेशा दर्शन भरे इस वाक्य से करती, उमा सदा विश्वास रखना कि भले ही उसके यहाँ देर हो जाए अंधेर नहीं हो सकता, भगवान हंसा का न्याय भी जरूर ही करेगा। ऐसे ही विमर्शों के जाल में फंसी मैं बार बार अपने मन में माँ से पूछ रही थी, क्या हुआ तुम्हारे भगवान के न्याय का? अब यह मत कहना कि अभी हंसा के पाप कटने बाकी हैं। सच तो यह है कि ये सारे आश्वासन ही फ्रॉड और नकली हैं। जरा पूरी दुनिया में आंख घुमाकर देखो, चारों तरफ दुष्ट बैठे राज कर रहे हैं और भले नरक भोग रहे हैं। अब तुम ही बताओ, सुबह से शाम तक सबका भला चाहने वाली हंसा जीजी को क्या कभी भी इन दारुण मानसिक कष्टों से मुक्ति मिली है या मिलेगी? मुस्कराने की अपनी जन्मना आदत के तहत शायद माँ मेरे उपालंभों के जवाब में जोरों से मुस्कुराई होंगी, क्योंकि 2-1 दिन बाद ही एक भयंकर खबर मिली। सशस्त्र गुंडों ने हंसा जीजी के घर पर हमला कर उनके बेटे बहू को मार डाला। बहू ने उस वक्त दुनिया भर के जेवर पहन रखे थे और बेटा कहीं से रुपयों भरा ब्रीफकेस लाया था। ज़्यादा ना नुकुर हाथापाई करने पर अंततः हमलावरों ने उन दोनों की जान ले ली। यह पूछने पर कि हंसा जीजी की क्या खबर है, पता चला कि वे अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी, इसलिए बच गई। कुल के चिराग अनंत के बारे में तहकीकात करने पर जो तथ्य सामने आए वे अत्यधिक चौंकाने वाले थे। पुलिस ने बताया कि उन गुंडों में से 3 को पकड़ लिया गया है और उनके अनुसार यह सारी योजना अनंत की ही बनाई हुई थी। चूंकि वह ड्रग लेने के साथ साथ और भी कई बुरे धंधों में फंस गया था, इसलिए उस पर गुंडा सरदार का बड़ा कर्ज हो गया था। उन्होंने घर की विस्तृत जानकारियों वाला एक नक्शा और घर वालों की समय सारिणी भी पुलिस को दिखाई, जिसमें पुलिस का संदेह अनंत पर पुख्ता हो गया। मेरे यह कहने पर जब यह साबित हो चुका है कि यह सारी साजिश अनंत की ही है और वही इस कांड का मास्टरमाइंड है, तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? मुझे उत्तर मिला, वह खुद को बहुत शातिर समझता इसलिए अभी फरार है, पर शायद वह यह नहीं जानता कि हमारे हाथ भी बहुत लंबे हैं और कुछ ही देर में हमारे लोग उसे पकड़ चुके। वाकई के बीच में ही हमने कमिश्नर साहब को अपने वायरलेस पर यह कहते सुना, वेल वेरी गुड, थैंक यू, उसे तुरंत लॉकअप में डालो, मैं आ रहा हूँ। वहाँ से लौट कर जब मैंने माँ की फ़ोटो देखी तो मुझे लगा कि उनकी अचल तस्वीर जीवंत होकर अलौकिक भावों से भर गई है और उनकी वही शाश्वत मुस्कुराहट मेरी सारी दुविधाओं का जवाब दे रही है। तो यह थी कुसुम खेमानी जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।